तो ठीक, धातु संकुलों की ऊष्मा गतिकी या बल गतिकी अवधारणा। हमको ये देखना है कि स्थायित्व जब हम बोलते हैं किसी धातु संकुल का, उसके कितने अर्थ होते हैं, किस अर्थ में हम स्थायित्व के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जब कोई धातु आयन किसी लिगेंड के साथ बंध बनाता है तो वो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जितनी ऊर्जा तंत्र त्यागेगा, तंत्र की खुद की ऊर्जा उतनी कम हो जाएगी, और किसी सिस्टम या तंत्र की ऊर्जा जितनी कम होती है उसका स्थायित्व उतना अधिक होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि धातु संकुलों के स्थायित्व में अगर हम बात करें तो संकुल निर्माण के समय धातु लिगेंड बंध बनता है, और इस दौरान जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो ये निर्धारित करती है कि धातु ऊष्मागतिकी रूप से कितना स्थायी है। तो ये जो ऊर्जा वाला टर्म हम बात कर रहे हैं, यहां ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, ये निर्धारित करता है कि धातु की ऊष्मागतिकी स्थायित्व या धातु का ऊष्मागतिकी स्थायित्व कितना है। और बलगतिकी स्थायित्व का मतलब है किसी धातु के संकुल में उसमें जो लिगेंड उपस्थित है उसको बदल के उसी के जैसा दूसरा लिगेंड आ जाए तो कितनी आसानी से कोई धातु संकुल अपने लिगेंड को दूसरे लिगेंड से बदल रहा है। ये उसका क्या, जितनी कठिनाई से बदलेगा, इसका मतलब बलगत की रूप से वो स्थायी है। आसानी से बदलेगा तो बलगत की रूप से स्थायी नहीं है। अब यहां एक कंफ्यूजन होता है, हम इस कंफ्यूजन को एक उदाहरण से समझते हैं, बुक में ही है। हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास दो मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 आजकल टेलीविजन पे आता है ना, आपने नोटिस किया होगा कि एक कपल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में, भैया मिक्सर ग्राइंडर दो, तो दुकानदार ऐसे निकालता है और बोलता है ये है सुजाता मिक्सर ग्राइंडर, इससे अच्छा मिक्सर ग्राइंडर नहीं आता है। ठीक ऐसे ही हमारी दो मशीनें हैं। मशीन नंबर 1 को आप लगातार 8 घंटे चला सकते हैं, लेकिन मशीन नंबर 2 को आप लगातार 2 घंटे से ज्यादा चलाएंगे तो वो जल सकता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा मशीन ज्यादा स्थायी है? तो आप कहेंगे सर ये वाला मशीन ज्यादा स्थायी है, मशीन 1। ये स्थायित्व इसका ऊष्मागतिकी स्थायित्व है, ऊष्मागतिकी स्थायित्व। क्योंकि जितना ज्यादा चलेगा उतना गर्म होगा मशीन, और ये मशीन 8 घंटे तक गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, जबकि ये मशीन सिर्फ 2 घंटे। तो जो ज्यादा देर तक चलेगा, ज्यादा गर्म बर्दाश्त कर लेगा, ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेगा, वो ऊष्मागतिकी रूप से ज्यादा स्थायी होगा। अब स्वाभाविक तौर पे आप रोज इन दोनों मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 साल बाद किस मशीन का पुर्जा जल्दी घिसेगा? स्वाभाविक है मशीन 1 के पार्ट्स जल्दी बदले जाएंगे क्योंकि ये ज्यादा चल रहा है, जबकि मशीन 2 का पार्ट देर से बदलेगा, आसानी से नहीं बदलेगा। आपको हर साल मशीन 1 का पार्ट बदलना पड़ेगा, मशीन 2 का पार्ट 4 साल 5 साल में बदलेंगे आप। तो इस हिसाब से आप नोटिस करें कि ये बलगतिकी रूप से स्थायी कौन है? बलगत की स्थायित्व तो मशीन 2 का ज्यादा है, मशीन 1 का कम है। तो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या जिसका ऊष्मागत की स्थायित्व ज्यादा है उसका बलगत की स्थायित्व कम होगा? नहीं। पहली बात तो ये दोनों अलग अलग चीज है। आप इस तरीके से समझिए कि दो गुणों के बारे में बात कर रहे हैं जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है।
ऊष्मागत की स्थायित्व हमको ये बताता है कि उस यौगिक को अपघटित करने में हमको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, पूरी तरह से तोड़ देना है। और बलगत की स्थायित्व हमको ये बताता है कि अगर हम विलयन में डाल दें, जहां लिगेंड का बदलाव हो सकता है, लिगेंड एक दूसरे से बदले जा सकते हैं, तो कौन अपने लिगेंड नहीं बदलता है और कौन बदल लेता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार आप ये पाएंगे कि जो बलगत ऊष्मागत की रूप से ज्यादा स्थायी है, वो बलगत की रूप से कम स्थायी होगा। कई बार ऊष्मागत की रूप से भी ज्यादा स्थायी है, बलगत की रूप से भी ज्यादा स्थायी, दोनों ही हो सकता है। तो अब हम अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे ऊष्मागत की अवधारणा, ऊष्मागत की स्थायित्व। ऊष्मागत की अवधारणा। मान लीजिए कि हमारा एक संकुल बनने को तैयार है, तो एम धातु या धातु आयन पहले एक लिगेंड से क्रिया करेगा और बनाएगा एम एल। इसके लिए जो साम्य नियतांक K1 है उसको हम लिख सकते हैं एम एल बटा एम गुणा एल। फिर ये एम एल अगले पद में एक और एल से जुड़ेगा और बनाएगा एम एल टू। अब ये जो K2 है हमारा, ये हो जाएगा एम एल टू बटा एम एल गुणा एल। एक और स्टेप लेते हैं। अगले पद में एम एल टू एक और एल से जुड़ेगा और ये बनाएगा एम एल थ्री। K3 का मान आ जाएगा एम एल थ्री बटा एम एल टू गुणा एल। इसी तरीके से आखिरी में एम एल एन माइनस वन एक एल से जुड़ के बनाएगा एम एल एन, और के एन का मान हमारा आ जाएगा एम एल एन बटा एम एल एन माइनस वन गुणा एल। यहां हमने ये बताया कि एक संकुल बन रहा है। संकुल हमारा फाइनल कौन सा है? एम एल एन संकुल बना है। तो ये एक बार में ही सारे लिगेंड से नहीं जुड़ जाता, एक एक करके लिगेंड से जुड़ता है, और हर लिगेंड से जुड़ने पे एक नया उत्पाद बनता है, उसका साम्य स्थिरांक K1। अगले पद में अगले एल से जुड़ेगा, अगला का साम्य स्थिरांक अगला, ऐसा करते हुए। तो ये जो K1 K2 K3 आदि हैं, इनको हम कहते हैं पदीय दर नियतांक या पदीय साम्य नियतांक, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। पदीय संभवन नियतांक, निर्माण संभवन स्थिरांक। अब अगर आपको टोटल का निकालना है कि भाई टोटल कितना हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हम इन तीनों का गुणा कर देते हैं। मैं 3 तक ले रहा हूं केवल अभी आपको समझाने के लिए। तो आपको करना यह है कि K1 गुणा K2 गुणा K3 गुणा सो ऑन कर सकते हैं, और इससे आपको मिलेगा एम एल अपॉन एम गुणा एल गुणा एम एल टू एम एल गुणा एल गुणा एम एल थ्री एम एल टू गुणा एल गुणा सो ऑन। तो आप देखो कि यहां एम एल कट जाएगा, एम एल टू कट जाएगा। फाइनली ये मिलेगा आपको एम एल थ्री या एम एल एन, ऐसा मैं लिख सकता हूं। यहां तक पूरा कटाते चले जाओगे तो आपको मिलेगा एम एल एन बटा एम
गुणा एल 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 की घात एन, ये सब गुणा होके आ जाएगा एक नया स्थिरांक बीटा। तो ये जो बीटा है ये है आपका पूर्ण संभवन नियतांक। बीटा को हम क्या नाम दे सकते हैं? पूर्ण संभवन नियतांक। तो हमने ये नोटिस किया कि बीटा बराबर होता है K1 गुणा K2 गुणा K3 गुणा जहां तक भी हो, ठीक है। अब इस बेस पे अगर आपको पता लगाना है कि कोई संकुल कितना स्थायी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है ना, डेल जी नॉट सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, बराबर होता है माइनस आर टी नेचुरल लॉग के की जगह यहां क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा, ठीक। तो जिस भी संकुल के लिए डेल जी का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो उतना अधिक स्थायी होगा। डेल जी नॉट जितना ऋणात्मक होगा संकुल उतना स्थायी होगा। तो इस तरीके से हम बल गति की स्थायित्व की गणना आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम कि भाई ये K1 K2 K3 वगैरह में क्या संबंध है। K1 K2 K3 जब हम देखते हैं तो पहले पद के लिए K1 है, दूसरे पद के लिए K2 है, तीसरे के लिए K3 है, ये घटता जाएगा। यानी K1 K2 K3 का मान लगातार घटता जाएगा। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पहला धातु जब तक उसके ऊपर कोई नहीं जुड़ा था उसके ऊपर 100% आवेश था और लिगेंड को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करके मजबूत बंध बनाता है। तो इससे क्या होता है, Ml जल्दी बन जाता है और मजबूत बनता है, तो K1 का मान ज्यादा होगा। अब जब Ml को दूसरे लिगेंड से जुड़ना है तो उसके धनावेश की कुछ मात्रा L1 पहला लिगेंड खर्च कर चुका है, तो अब उस पर जो धनावेश बचा है वो पहले की तुलना में कम बचा है। तो ये दूसरे लिगेंड को पहले लिगेंड जितनी प्रबलता से आकर्षित नहीं करेगा। दूसरे लिगेंड से बंध बनाएगा, बनेगा जरूर, लेकिन थोड़ा कम बनेगा। थोड़ा कम बनेगा तो K2 का मान घट जाएगा। अब K2 बन गया तो K2 जैसे ही बना धातु के धनावेश में और कमी आ गई। तो जैसे जैसे लिगेंड जुड़ते जाते हैं धातु के आकर्षण बल में शनय शनय कमी आती है। नंबर 2, लिगेंड लिगेंड प्रतिकर्षण भी बढ़ता जाता है, इसलिए क्रमागत संभवन नियतांकों के मान घटते जाते हैं। कंप्लीट। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको हम कहेंगे ऊष्मागतिकी स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ऊष्मागतिकी स्थायित्व जितना बताना था मैंने बता दिया। अब आप देखेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है इसमें धातु आयन की प्रकृति। धातु आयन किस तरीके से प्रभावित करता है? धातु आयन का प्रभाव ए मानते हैं। तो इसमें पहला है धातु आयन का आकार। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि स्थायित्व धातु आयन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी धातु आयन का आकार जितना छोटा होगा उसका आवेश घनत्व उतना ज्यादा होगा।
फॉर एग्जाम्पल यहां हम कुछ उदाहरण लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2। सबके ऊपर आवेश समान है, लेकिन बेरिलियम का आकार छोटा है, मैग्नीशियम थोड़ा बड़ा है, कैल्शियम काफी बड़ा है। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, आवेश तो दो ही है। मतलब यह है कि आप एक कमरे में 100 वाट के दो बल्ब लगा रहे हैं और छोटा कमरा है तो रोशनी ज्यादा पता चलेगी। 100 वाट के दो बल्ब आप थोड़ा बड़े कमरे में लगाइए तो रोशनी थोड़ा फैल जाएगी। 100 वाट के दो बल्ब को और बड़े कमरे में लगाइए, रोशनी और फैल जाएगी। रोशनी फैलने से उसकी चमक क्या होती है? कम हो जाती है। तो बेरिलियम में आवेश की सघनता ज्यादा होगी, मैग्नीशियम में आवेश की सघनता कम हो जाएगी, कैल्शियम में और कम हो जाएगी। इसलिए इसका हाइड्रोक्साइड BeOH12 किया तो सॉरी BeOH+ कॉम्प्लेक्स बता रहा है ये। इसका स्थायित्व अगर हम देखें, इसका स्थायित्व नियतांक 10⁻7 है, जबकि वहीं MgOH+ का स्थायित्व नियतांक एकदम से कम 120 हो गया। ये 1 करोड़ है। 10⁻7 मतलब कितना होता है? 1 करोड़। 1 करोड़ और ये सीधा 120। साइज जरा सा बड़ा हुआ, स्थायित्व एकदम से धपाक से कम हो गया। इसके बाद कैल्शियम के अगर इस संकुल की बात करें तो इसका स्थायित्व सीधा कितना है? 30। मतलब आप देखिए कि जैसे जैसे धातु आयन का आकार बढ़ रहा है, उसका आवेश घनत्व कम होता है, लिगेंड के साथ बने हुए बंध की प्रबलता भी घटती है, इसलिए स्थायित्व भी घट जाता है। पहला क्लियर है। दूसरा, अब आएंगे आवेश। आयन के आकार के बाद दूसरा है आयन का आवेश। आयन का आवेश ही वो बल है जो लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए बलगति की स्थायित्व समानुपाती होगा धनावेश यानी धातु आयन के आवेश के। आवेश जितना ज्यादा, लिगेंड के साथ उतना मजबूत बंध बनता है। मैं आपको एक सरल उदाहरण अमोनिया का ही उदाहरण देता हूं। आप देखिए, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, हेक्साएमीन कोबाल्ट +3 और हेक्साएमीन कोबाल्ट +2। यहां कोबाल्ट +3 आवेशित है और यहां कोबाल्ट +2 आवेशित है। आवेश में ही परिवर्तन है, बाकी तो सब सेम है। यहां स्थायित्व का मान 10⁻35 है। 1.6 गुणा 10 कितना है? 35। बहुत ज्यादा है, हम बोल भी नहीं सकते इसको, इतना है। और यहां यहां आप आएंगे तो 1.25 इंटू 10⁵ है। कितने जीरो कम हो गया? अंदाजा लगाइए कि सिर्फ एक धनावेश कम होने से आप स्थायित्व कितने अरब खरब गुना कम हो गया। 10⁻35, 10⁻5, एकदम से 10⁻30 का अंतर आया है। 10⁻7 बराबर मैंने क्या कहा था? 1 करोड़। 10⁻8 10 करोड़। 10⁻10 अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पता नहीं कितना होगा। इतना परिवर्तन सिर्फ किससे आ गया? आवेश में सिर्फ एक धन की कमी आई। यानी आवेश जितना अधिक होगा, लिगेंड के साथ बना बंध उतना मजबूत और स्थायित्व भी उतना ही अधिक होता है। क्लियर। नेक्स्ट चीज, विद्युत धातु आयन का आकार व आवेश, ये इसी को बताया है, आवेश घनत्व को, कि आकार छोटा होना चाहिए और आवेश अधिक होने पे स्थायित्व अधिक होगा। विद्युत ऋणात्मकता,
तीसरा टॉपिक अब उतना महत्व का नहीं है। विद्युत ऋणात्मकता भी नाभिक के आवेश को प्रदर्शित करती है। जैसे लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, सोडियम की कम, पोटेशियम की कम, रुबिडियम की और कम। ऐसे ही बेरिलियम की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, मैग्नीशियम की कम, कैल्शियम की और कम, स्ट्रॉन्सियम की और कम। तो विद्युत ऋणात्मकता यानी नाभिक का आकर्षण बल, नाभिक का आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होगी, धातु लिगेंड के साथ उतना मजबूत बंध बनाएगा और स्थायित्व उतना अधिक होगा। मेरा ख्याल है धातु के बारे में जितना महत्वपूर्ण जानकारी थी यहां। अब आते हैं लिगेंडों की प्रकृति, लिगेंड किस तरीके से इस बात को प्रभावित करते हैं। धातु का प्रभाव तो देख लिया, अब आते हैं लिगेंड का प्रभाव। तो लिगेंडों के प्रभाव के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे लिगेंड की क्षारीय शक्ति। क्षारीय शक्ति का मतलब होता है वो कितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पहला क्षारीय शक्ति, तो यहां स्थायित्व समानुपाती होगा क्षारीय शक्ति के। जो लिगेंड जितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा धातु आयन को देगा उतनी आसानी से बंध बनाएगा, जितनी आसानी से बंध बनाएगा उतना मजबूत बंध बनेगा। ठीक है, तो यहां हम क्षारीय शक्ति के बारे में अगर देखें तो हम ये पाते हैं कि जैसे फ्लोराइड की क्षारीयता ज्यादा है, क्लोराइड उससे कम, ब्रोमाइड उससे कम, आयोडाइड उससे कम। तो क्षारीय प्रबलता जैसे जैसे कम होगी बने हुए संकुल का स्थायित्व भी घटता जाता है। लिगेंडों की ध्रुवण व ध्रुवणीयता, द्विध्रुव आघूर्ण व ध्रुवीयता दूसरा। अब अगर मान लो कोई लिगेंड ऋणावेशित नहीं है, जैसे H2O, जैसे अमोनिया, तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब उसमें धन और ऋण आवेश कितना ज्यादा सेपरेट है। जैसे H2O, आप सबको पता है कि O पे थोड़ा ऋण और H पे थोड़ा धन होता है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण कुछ का मान कुछ ना कुछ है। ऐसे ही अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 इसके ऊपर ऋण, इसके ऊपर धन। तो क्या दोनों जगह धन ऋण की मात्रा बराबर है? नहीं है। एक जगह ऑक्सीजन है, एक जगह नाइट्रोजन है, बराबर हो ही नहीं सकता। तो जहां ये मान ज्यादा होगा हम ये कहेंगे कि उसकी ध्रुवणता ज्यादा है। जिसकी ध्रुवणता ज्यादा है वो धातु आयन के साथ आसानी से बंध बनाकर मजबूत बंध का निर्माण करता है। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं तीसरा, पाई बंध बनाने की क्षमता। कुछ लिगेंड हैं जैसे कार्बोनिल, जैसे साइनाइड, जैसे कि आपका थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड सॉरी ना, अगर ये सल्फर के साथ बंध बनाएगा, इसकी बात करते हैं अपन HCl, ये दो जगह से बंध बना सकता है। नाइट्रोजन से भी बंध बना सकता है, यानी कि जब चाहेगा धातु से जुड़ने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लेगा और जब चाहेगा धातु से जुड़ने के लिए सल्फर का इस्तेमाल करेगा। दोनों में फर्क क्या है? जब ये सल्फर का इस्तेमाल करता है तो ये दो बंध बना सकता है, एक सिग्मा और एक
पाई। लेकिन जब ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है तो सिर्फ एक बंध बना सकता है, सिग्मा। ठीक है, तो हमने यहां देखा है कि जो भी लिगेंड पाई बंध बना सकता है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, और स्वाभाविक तौर पे सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है। तो ऐसे लिगेंड जो पाई बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, इनसे बने संकुल ज्यादा स्थायी होते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है, आगे उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं हम। अगला है त्रिविमीय कारक। मैं इसको आकार में बदल देता हूं। चौथा है लिगेंड का आकार। तो यहां स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती होता है लिगेंड के आकार के। ऐसा क्यों? अब एक धातु से मान लो कि 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। मैं लिगेंड का नाम न लेके नॉर्मल बना रहा हूं। 1 2 3 4 5 6। अभी लिगेंड छोटे आकार के हैं। छोटे आकार के हैं तो इनके बीच दूरी ठीक ठाक है। दूरी ठीक ठाक है तो प्रतिकर्षण जो होगा वो कम होगा। प्रतिकर्षण कम होगा तो स्थायित्व ज्यादा हो जाएगा। पर अगर जुड़े हुए लिगेंड का आकार हम बड़ा कर दें, देखिए अब क्या हुआ, अब दूरी कम हो गई। लिगेंडों के बीच की दूरी कम होने से लिगेंड के समूह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रतिकर्षण से संकुल की ऊर्जा बढ़ जाती है और बंध कमजोर हो जाता है, जिससे इसका स्थायित्व भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से आपने यहां तक, मैं और ज्यादा आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि खूब सारी चीजें हो गई। 50% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो रहा है लगभग। तो त्रिविमी कारक तक अब मैंने यहां तो गोला बना के बताया है। आप कोई उदाहरण ले लेंगे, जैसे आप ले सकते हैं एथिलीन डाइएमीन ले सकते हैं, और टेट्रामेथिल एथिलीन डाइएमीन भी ले सकते हैं। तो छोटा अणु एथिलीन डाइएमीन, टेट्रामेथिल डाइएमीन ले लेंगे तो बड़ा अणु हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आज यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है। कोई दिक्कत है बेटा? धनंजय, मधु, किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है ना? आवाज आ रही थी साफ? ठीक है, तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको चेक कर लीजिए। इसका वीडियो आपको शाम 5 बजे तक यहीं मिल जाएगा, और आप कहेंगे तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। ठीक है ना? ओके बेटा, ठीक। तो आज के लिए इतना। अब कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं लगेगी, फिर मैं आपकी 26 को क्लास लूंगा, 27 को।